गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो आगे बात करने वाले हैं हम ह्यूमन डाइजेशन पे। जैसे कि आपने पढ़ाया था पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कि डाइजेशन कैसे होता है, कि उसके बाद में हम पढ़े थे कि ऑर्गन्स, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है कि लीवर पढ़ा है, लीवर के बाद में आपने पढ़ा था गॉल ब्लैडर। और गाइस आज हम बात करने वाले किसके रेफरेंस में, पैंक्रेटिक के बारे में। चलिए गाइस, तो हम पैंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो गाइस टॉपिक इज पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। चलिए गाइस, पहले अगर आप अग्नाशय के रेफरेंस में बात करेंगे तो पहले इसका देखिए मैं नॉर्मल एक डायग्राम दिखा देता हूं आपको। कुछ लाइक दैट इज आपके बॉडी में डायग्राम होता है। जैसे कि बच्चे ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सा है, ये है हमारा स्टमक। अगर गाइस मैं इसकी बात करूंगा तो बच्चे ये है आपका लीवर यानी कि यकृत। ये आपने क्या पढ़ा है बच्चे, ये वाला जो डायग्राम आप इतना देख रहे हैं तो ये पढ़ा था लास्ट टाइम पे आपने गॉल ब्लैडर। और ये जो ग्राफ है बच्चे, ये है आपका पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। और यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो अभी आज हम जो बात करने वाले हैं किसके रेफरेंस में, अग्नाशय के रेफरेंस में। चलिए गाइस, तो अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। द पॉइंट नंबर इज 1, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए जो लाइन लिखा मैंने कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस लाइन का मतलब यहां ये है कि मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, यानी कि जो आपका पैंक्रियाज होता है ना बच्चे, अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है आपका अग्नाशय। तो ये बच्चे, तो ये होती है आपकी पहली, और ये कौन सी ग्रंथि है आपका सेकंड। इस डायग्राम से भी याद रख सकते हैं, जनरली ऐसे भी कि मानव के शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स कौन सी होती है बच्चे, वो होती है आपका पैंक्रियाज। ठीक, अगर मैं यहाँ से एक चीज के बारे में और आपसे डिस्कस करूँ ग्लैंड्स के रेफरेंस में, तो आपने क्या पढ़ा था बच्चे ग्रंथि के संबंध में कि ग्रंथि क्या होती है बच्चों, ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। एक होती है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। एक टाइप होता है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, अगर कोई डायरेक्टली यही क्लास पढ़ रहा है तो वो जनरली जान लीजिए ग्लैंड्स उन अंगों को कहते हैं जो हमारे बॉडी में किसी तरल पदार्थ का यानी कि सिक्रेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। और जनरली किसका, एंजाइम्स और हार्मोन का। तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका ग्रंथि। और ग्रंथि 2 तरह की हो सकती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकती है या एंडोक्राइन्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज मानव के शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, और साथ साथ में ये जो ग्रंथि है ना पैंक्रियाज, तो बच्चों पैंक्रियाज ये आपका ये 98% जो होती है गाइस, तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और 2% जो होती है बच्चों ये अंतःस्रावी। सर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का और एंडोक्राइन का क्या मीनिंग्स है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां उसको कहती है जिसमें क्या लगे होते हैं बच्चों, पाइप लगे होते हैं उस लिक्विड को वहां तक पहुंचाने के लिए। ऐसा समझ लेंगे आप। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे अग्नाशय क्या है, ये दोनों तरह से है। तो इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे इंटरनल पार्ट में क्या होंगी, नसें होंगी। मान लीजिए
कोई तरल पदार्थ का निर्माण हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। अब उस तरल पदार्थ को हमें कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पे। तो इंटरनल अंदर अंदर क्या होंगी, यहाँ पे ना पाइप लगे, डक्ट लगी हुई है। तो जिसमें पाइप लगे होते हैं तो उनको कहते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पाइप नहीं है, वो डायरेक्ट क्या हो रहा है कि यहीं से जो चीज बन रही है और वो ब्लड में मिल रही है और ब्लड के साथ में यहां तक पहुंच रही है। किससे मिलके, ब्लड से होकर। तो एक तो पाइप के माध्यम से और एक ब्लड में मिलकर। तो आपकी पैंक्रियाज कैसी है बच्चों, ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। क्या ये बात क्लियर हो गई आप सबको? चलिए आगे देखते हैं। तो अभी गाइस चलिए हम किसके बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। तो आपने चलिए सर पैंक्रियाज मानव के शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और सेकंड आपने ये सीखा ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, अग्नाशय के बारे में। अगर बच्चे मैं अग्नाशय के रेफरेंस में एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। चलिए कलर देखते हैं कि ये किस कलर की ग्लैंड्स होती है। तो ये बेबी कलर है, यानी कि पिंक, गुलाबी कलर की। आपको तो पसंद ही होगा आई होप। चलिए फिलहाल तो कैसे कलर की है ये, कुछ लड़कों का भी फेवरेट कलर हो सकता है, आई होप अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पे बात करने वाले हैं। आपने सीख लिया सर इसका कलर ऐसा होता है। अगला स्टेटमेंट बच्चे ये क्या काम करता है, पैंक्रेटिक जूस का निर्माण करता है। पैंक्रेटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस का निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए कि पैंक्रेटिक जूस का निर्माण या फॉर्मेशन सिक्रेशन कहां पर होता है, तो देखिए पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन कहां पर हो रहा है, अग्नाशय में। बच्चे यहां पर निर्माण के लिए लफ्ज यूज करता हूं मैं कई दफा, सिक्रेशन। सिक्रेशन का एक्चुअल में मतलब है, सरमण का मतलब सिक्रेट करना, उत्पादित करना, निर्माण करना या बनाना। तो इसका निर्माण कहां पर होता है, आपका अग्नाशय में। सेकंड थिंग्स, इसमें क्या होती है बच्चे, कुछ सेल यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस में बात कर रहा हूं मैं सर, अग्नाशय में कुछ सेल पाई जाती हैं। चलिए उन सेल के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। नंबर 1 अल्फा सेल। क्या पढ़ेंगे आप इसको, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल या अल्फा कोशिका। ठीक है गाइस, अब देखते हैं चलिए इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, सिक्रेट करती है, ग्लूकागन हार्मोन को सिक्रेट करती है। सिक्रेट समझ गए ना, पैदा करती है, निर्माण करती है, का सिक्रेशन, सिक्रेट करती है। ये हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है एक्चुअली ना, साइंस को आप टोटली हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, आप नॉर्मल जान लीजिए। सर पैंक्रियाज जो अग्नाशय, इस अग्नाशय के अंदर एक कोशिका है जिसका क्या नाम दिया गया है, अल्फा कोशिका। और सर पैंक्रियाज के अंदर पाई जाने वाली अल्फा कोशिका क्या काम कर रही है, एक कोई हार्मोन कर होगा, उस हार्मोन को बना रही है, और वो हार्मोन का क्या नाम है, ग्लूकागन हार्मोन। तो ग्लूकागन हार्मोन अल्फा सेल के द्वारा बनता है, वो कहाँ पे, पैंक्रियाज में। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? चलिए अब ये ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, यदि अगर मैं इस बारे में बात करूं बच्चे, तो जर्नली ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनेलिसिस, तो ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस कराता है। यानी कि सर ग्लूकागन जो हार्मोन है ये ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कराता है, और ये क्रिया कौन करेगा गाइस, ये क्रिया करता है लीवर। और जब ये होता है तो बच्चों क्या करता है कि लीवर, लीवर यानी कि यकृत, तो बच्चों लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से जान लेंगे।
सर आपका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में एक अल्फा सेल पाई जाती है जो क्या काम करती है बच्चों, ग्लूकागन हार्मोन का निर्माण। और ग्लूकागन हार्मोन क्या काम करेगा, ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस को कराने में हेल्प करता है। और ये प्रोसेस लीवर में होती है और लीवर इस प्रोसेस के थ्रू या इसकी मदद से क्या काम करेगा बच्चों, ग्लाइकोजन को किसको में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये लास्ट में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप, यहां पर भी मैंने आपको अच्छे समझा दिया। उसके बाद में बच्चे दूसरा क्या होता है, यहां पे पाई जाती है बीटा सेल। कौन सी कोशिका पाई जाती है बच्चों, बीटा कोशिका। ये बीटा का कोशिका भी कहां पर है, ये आपका इसी में। चलिए अब ये क्या काम करती है बच्चे, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण। देखो बीटा सेल किस में पाई जाएगी, आपका अग्नाशय में, पैंक्रियाज में। और क्या काम करेगी बच्चे, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करेगी। कौन क्या करेगी बच्चे, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। और बच्चे जब ये इंसुलिन हार्मोन होता है तो ये क्या करता है, तो बच्चे ये क्या करेगा, आपका ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कराता है। और इसी प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। एक स्मॉल पॉइंट और सीख लेते हैं हम। स्मॉल पॉइंट गाइस यहां से ये है, ये इंसुलिन के रेफरेंस में अगर इंसुलिन क्या हो जाए बच्चों, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, और यदि इंसुलिन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए तो क्या होगा। ठीक, आप लोग यहां पे लिख लीजिए, मैं यहां समझा देता हूं इसको। यदि अगर मान लीजिए इंसुलिन की क्या हो जाए बच्चों, कमी, तो कमी अगर हो गई तो होगा क्या, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। यानी कि यदि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए, तो इससे क्या होगा कि ब्लड में, खून में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सॉरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे एक बीमारी हो जाएगी जिसको आप क्या कहते हैं, डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। क्या बात समझ में आ गई। यानी कि सर यदि इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर, या फिर आपका बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर दे या कम कर दे, तो इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ऐसे में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। या फिर मान लो अगर अधिकता हो जाए, किसकी अधिकता हो जाए बच्चों, इंसुलिन हार्मोन की, तब क्या होगा सर, तब ऐसे में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, इस बार ओके, कम हो जाएगी। ठीक, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और इससे बच्चे जो बीमारी होगी उसका नाम है हाइपोग्लिसीमिया। हाइपोग्लिसीमिया की बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसी को कहा जाता है बच्चे लो ब्लड शुगर। इसको क्या कह सकते हैं आप, ये लो ब्लड शुगर भी होती है, इसको दूसरा नाम से जानते हैं हम, लो ब्लड शुगर। क्या बात समझ गए गाइस। चलिए, तो ये किसके रेफरेंस में सीखा आपने, इंसुलिन के रेफरेंस में सीख लिया। चलिए अब किस पे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। और कोशिका कौन सी पाई जाती है, गामा सेल। तो देखिए किसमें पढ़ने हैं आप, अग्नाशय में, पैंक्रियाज में अल्फा सेल पाई जाती है, बीटा सेल पाई जाती है, लेकिन गामा सेल नहीं होती। ये वाली सेल इसके अंदर नहीं है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट डेल्टा सेल। ठीक है गाइस, अगर आप डेल्टा सेल की बात करेंगे तो ये उपस्थित होती है। ये क्या काम करती है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। देखिए डेल्टा सेल क्या काम करती है बच्चे, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, का निर्माण करती है, का निर्माण। क्या ये बात समझेंगे यहां से।
चलिए आपने ये भी सीख लिया का सिक्रेशन करती है। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, का सिक्रेशन करती है, यानी कि जो डेल्टा सेल है क्या बनाती है बच्चों, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाती है। अब ये क्या करता है बच्चों, तो याद रखेंगे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्व। तो ये क्या काम करता है बच्चों, डेल्टा सेल जो आपके पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को का जो ऑब्जर्वेशन है ना उसको बढ़ाती है। यानी कि छोटी आंत में जो बिलाई पाई जाती है ना बच्चों, जिससे कि वो बिलाई इन पोषक तत्वों को जल्दी से क्या काम कर ले, अवशोषित कर ले या ग्रहण कर ले, इसके लिए कौन सा ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। या दूसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं, आप पचे हुए भोजन की स्वांगीकरण क्रिया को बढ़ाती है। ठीक है इस, तो ये आपने किसके डिफरेंस में पढ़ा, आपने ये पढ़ा पैंक्रियाज की सेल्स के बारे में। अब यहां से आपने एक चीज पढ़ा था कि सर ये जो पैंक्रियाज है ये किसका निर्माण करता है, पैंक्रेटिक जूस का। चलिए आप इस पे भी और स्टडी कर लेते हैं पैंक्रेटिक जूस के बारे में। चलिए गाइस, तो अब बात करेंगे किसके रेफरेंस में, पैंक्रेटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस। ठीक है इस, तो पहले तो आपको ये पता चल गया फिर सर पैंक्रेटिक जो जूसेस का निर्माण गाइस कौन करता है, तो पैंक्रेटिक जूस का निर्माण करता है सर पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चे इसमें, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच में, यानी कि कैसा है ये, क्षारीय है, एल्कलाइन है। पहला स्टेटमेंट सीखा आपने। सेकंड क्या होता है बच्चों, इसमें पैंक्रेटिक जूस के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए पैंक्रेटिक जूस के अंदर जो आपका देखिए डाइजेस्टिव जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिप्सोनेजन, एक पाया जाएगा चलिए पहले फिलहाल इन पे स्टडी करते हैं। हम क्या पढ़ने बच्चे, पैंक्रेटिक जूस के अंदर क्या है, यहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि पाचक एंजाइम। तो पहला स्टेटमेंट, एक होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा क्या है काइमोट्रिप्सिन, कई बार काइमोट्रिप्सिन या फिर ट्रिप्सोनोजिन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है बच्चे, ये आप इन दोनों को मिलाकर इनको क्या होता है बच्चे, नोन एज, ये जाने जाते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइड्स एंजाइम के नाम से। यानी कि आप ट्रिप्सोनोजिन, काइमोट्रिप्सोनोजिन या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम ये भी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है गाइस, अब ये सर ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स एंजाइम है ये करता क्या है, या ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, तीनों का मतलब सेम। तो ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड में, पेप्टाइड को पेप्टोन्स में और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक, और यहां से समझ लेंगे पॉलीपेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। ये कहानी एक्चुअली क्या है बच्चे, सिंपल में ऐसा समझ लीजिए, ये जो मैंने यहां पर प्रोसेस लिखी है ना, इसी को कहते हैं प्रोटीन का पाचन। यानी कि प्रोटीन बड़ा भाग है, उसको जब ब्रेक किया जाएगा, जब तोड़ा जाएगा, तो वो किस में टूट जाएगी, तो वो टूटती है सबसे पहले पेप्टाइड में, फिर पेप्टाइड के और छोटे टुकड़े आप करेंगे तो पेप्टाइड और छोटे टुकड़ों में बनकर जो छोटे छोटे पीस बनेंगे उसको क्या कहेंगे आप, पेप्टोन्स में, फिर पेप्टोन्स के और आप टुकड़े कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को और छोटे टुकड़ों में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। जनरली ये है बच्चे कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन इट इज ए चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब याद रखिए एग्जाम में ये भी पूछा गया था, प्रोटीन्स का अंतिम रूप क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड। या मैं यहां से कह रहा हूं, जिससे मान लीजिए ये क्या है, आपका प्रोटीन है, आपने प्रोटीन को किस में तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ा बच्चों आपने पेप्टाइड में, पेप्टाइड को किस में तोड़ा आपने, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स को किस में तोड़ा आपने गाइस, लाइक दैट इज। उसके बाद में आगे किस में तोड़ दिया, अमीनो एसिड में। तो याद रखेंगे एक्चुअली प्रोटीन्स क्या, तो बच्चों प्रोटीन एक चेन है, प्रोटीन क्या है, एक चेन है, वो भी कितने 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनी हुई होती है आपकी प्रोटीन्स। तो जर्नली आपने क्या सीख लिया सर, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन या देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या काम कर रहे हैं, जर्नली यहां पर ये कह सकते हैं प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। तो क्या हुआ बच्चों, यहां पे हुआ प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइड, जर्नली सबका मतलब क्या है, और प्रोटीन का अंतिम रूप क्या हो जाता है बच्चों, अमीनो एसिड। तो जर्नली प्रोटीन पूर्ण रूप से, और ये जो सारी प्रोटीन्स है ना, छोटी आंत के रेफरेंस में बात चल रही है, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस कहां पे जाके मिल जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाकर जो बचा हुआ शेष कायम भोजन, वो भोजन जो छोटी आंत में आ रखा है, उस भोजन के अंदर जो शेष बची प्रोटीन है उस पर क्या काम करेंगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, उसको अंतिम रूप अमीनो एसिड में तोड़ देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता बच्ची एमाइलेज, या आप इसको बोलते हैं बच्चे पेप्टाइड एमाइलेज। ठीक, ये क्या करता है बच्चों, स्टार्च का मतलब होता है मंड, ये मंड को घुलनशील शर्करा यानी कि शुगर में तोड़ता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं यहां पर कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी कि एमाइलेज क्या काम कर रहा है जर्नली, तो बच्चों ये क्या काम कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। चलिए आपने ये भी सीख लिया। नेक्स्ट पे देखते हैं स्ट्रिप्सिन, इसको हम दूसरा नाम से किस नाम से भी जानते हैं, पैंक्रेटिक लाइपेज। क्या लिखा बच्चों, ये पैंक्रेटिक लाइपेज, हिंदी वाले अपने आप से लिख लेंगे पैंक्रेटिक लाइपेज। ठीक, चलिए ये जर्नली क्या करता है बच्चों, ये लिपिड्स का पाचन करता है, लिपिड्स और लिपिड्स का पाचन। तो स्ट्रिप्सिन आपका देखिए पैंक्रेटिक लाइपेज क्या काम करता है बच्चों, ये क्या है, ये आपका लिपिड्स का पाचन करता है। सर लिपिड्स क्या है बच्चों, लिपिड्स का मतलब होता है फैट यानी कि बसा। आप लिपिड्स कह दीजिए या फैट कह दीजिए, बोथ आर सेम मीनिंग्स। ठीक है, अभी आपके लिए फिलहाल सेम समझ लीजिए, आगे जब इसमें और डिटेल में जब आप चले जाएंगे तब आपके सामने और बहुत सारी चीज खुलकर आएंगी। तो होता है क्या बच्चे, ये क्या काम कर रहा है, फैट यानी कि
वसा को ग्लिसरॉल में और ग्लिसरॉल को फैटी एसिड यानी कि बसीय अम्ल, बसीय अम्ल में तोड़ता है। क्या ये बात समझ आएगा इस? तो आपने क्या देखा यहां पे पैंक्रेटिक जूस के बारे में। तो आप एक बात बताइए, पैंक्रेटिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन का भी पाचन कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर रहे हैं और वसा का भी। इससे क्या पता चलता है बच्चे, एक बात जनरली आपने देख लिया सर पैंक्रेटिक जूस इट इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहां से एक चीज और लिख देंगे इसके रेफरेंस में, आप नीचे करके सबसे नीचे जाकर नोट करके लिख दीजिए। क्या लिखेंगे बच्चे? पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस या फिर पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? अब अग्नाशय रस क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्ण पाचक रस इसलिए क्योंकि हम मानव के शरीर में केवल 3 ही चीजों का पाचन होता है, प्रोटीन, फैट और विटामिन। केवल प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का और फैट। हमारे शरीर में 3 ही चीजों का पाचन होता है और उन तीनों चीजों का पाचन केवल एक ही चीज करता है, वो क्या है बच्चे? पैंक्रेटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस। दैट्स व्हाई दैट कॉल्ड इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या ये बात समझ में आ गई यहां से? चलिए गाइस, तो इस सेशन में इतना ही। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। देखिए गाइस, लास्ट में एक चीज, कल से मैं पॉलिटी और हिस्ट्री की जो क्लासेस है उसको कोशिश करेंगे कंटिन्यू। साइंस की क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, हीटिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, देखते पसीना बहुत आता था। अभी फिलहाल ये है कि अब हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस ये भी हम डेली करने वाले हैं। तो बाकी आप सब अपना ख्याल रखें। ठीक गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।